मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लेक्चर नंबर 3 में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डिस्पर्शन ऑफ लाइट के बारे में। किसके बारे में? डिस्पर्शन ऑफ लाइट के बारे में। डिस्पर्शन ऑफ लाइट वैसे तो काफी इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। आई होप आपको पढ़ के मजा भी आएगा। तो चलिए टाइम को बिना वेस्ट किए लेक्चर को स्टार्ट। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा सबसे पहला टॉपिक, दैट इज ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। आइए देखते हैं क्या होता है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने ऑलरेडी आपके लिए डायग्राम बना रखा है। यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, आइए देखते हैं। यहाँ पे हमारा क्या ऑब्जर्वर है कि ये क्या कर रहा है, बेसिकली रात के समय पे स्टार्स को बेसिकली ऑब्जर्व कर रहा है। स्टार बेसिकली यहाँ पे एक्चुअली है, ठीक है, लेकिन उसको क्या दिखाई दे रहा है, उसको बेसिकली उसका अपैरेंट पोजीशन दिखाई दे रहा है। थोड़ा अब यानी थोड़ा ऊपर नजर आ रहा है कि नहीं, वो उसका अपैरेंट पोजीशन उसको दिखाई कि स्टार ट्विंकल करते क्यों है कि नहीं, इसके पीछे का क्या रीजन है। आइए उसको वन बाय वन समझते हैं। ठीक है, तो यार सबसे पहली बात तो हमें पता है स्टार जो होते हैं है कि नहीं, वो यार सेल्फ लुमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं। क्या होते हैं? सेल्फ लुमिनस होते हैं, बिकॉज वो लोग अपना लाइट खुद एमिट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं, कुछ पॉइंट लिख सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट लिखिए यहाँ पे कि स्टार इज सेल्फ लुमिनस object which can be seen in the absence of sunlight। ठीक है, तो यार बेसिकली आप स्टार्स को ना यार सनलाइट के एब्सेंस में भी देख सकते हो, बिकॉज वो क्या होते हैं, सेल्फ लुमिनस होते हैं। आ रही बात समझ में? ठीक है यार, अपार्ट फ्रॉम दिस स्टार्स जो होते हैं यार बेसिकली हमसे बहुत ही ज्यादा दूर होते हैं, लेकिन ये काफी फार डिस्टेंस अवे होते हैं। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो जब हम उनको ऑब्जर्व करते हैं तो वो हमको एज अ पॉइंट सोर्स नजर आते हैं। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो यहाँ पे हम एक और पॉइंट लिख सकते हैं, दैट इज, यहाँ लिखिए ऐसे, दे appear to be point source as they are at a large distance from us। आ रही है बात समझ में? डिस्टेंस फ्रॉम अस। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो सेकंड पॉइंट हमने क्या लिखा है कि they appear to be point source as they are at a large distance from us। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हमको ये समझ में आ रहा है कि जो स्टार है वो हमको एज अ पॉइंट सोर्स की तरह नजर आएगा। आ रही बात समझ में? कि जितनी भी लाइट रेज वहां से आ रही है कि नहीं, एमिट हो रही है, तो हमको सारा ऐसा लगेगा कि वो सारा एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट होके आ रहा है। आ रही बात समझ में? ठीक है, ऑल राइट, आगे क्या लिख सकते हैं यहाँ पे ध्यान देना। नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ध्यान देना, लाइट rays coming towards us travel from rarer medium to denser medium bends continuously towards नॉर्मल। अरे बात समझ में? ठीक है, यार जो लाइट रेस आ रही है, लाइट रेस ओरिजिनेट हो रही है स्टार से। आ रही बात समझ में? ठीक है, वो ट्रैवल करती है बेसिकली फ्रॉम रेरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, है कि नहीं, और इसकी वजह से वो बेंड हो जाती है, कंटिन्यूअसली बेंड हो जाती है टुवर्ड्स नॉर्मल के। आ रही बात समझ में? ठीक है, ऑल राइट, इसकी वजह से होगा क्या, ध्यान देना, एज अ रिजल्ट, यहाँ लिखिए ऐसा, एज अ रिजल्ट
They appear to be higher in the sky as compared to its एक्चुअल पोजीशन। अरे बात समझ में, ठीक है। सो बेसिकली इसकी वजह से क्या हो रहा है, ध्यान देना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ ध्यान देना। सो बेसिकली क्या हो रहा था, लाइट रेज जो बेसिकली रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ ट्रैवल कर रही थी, लेकिन वो कंटिन्यूअसली बेंड होती है टुवर्ड्स नॉर्मल। अरे बात समझना, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी ये पढ़ रखा है कि नहीं, ऑलराइट, कि आपकी जो लाइट रेज है रेयर से डेंसर में जाती है तो वो बेंड हो जाती है टुवर्ड्स द नॉर्मल। आगे बात समझ। एज अ रिजल्ट क्या हो रहा है कि आपका जो स्टार है कि नहीं, आपका जो स्टार है वो कहाँ पे अपियर हो रहा है, आपको थोड़ा सा हायर पोजीशन पे अपियर हो रहा है कि नहीं, एज कम्पेयर टू इट्स एक्चुअल पोजीशन। ये स्टार जो है ये क्या है, स्टार का एक्चुअल पोजीशन है, बट ये आपको थोड़ा सा हायर, थोड़ा सा ऊपर की तरफ नजर आ रहा है। आगे बात समझ में, ठीक है। ऑलराइट, तो आगे क्या लिख सकते हैं, ध्यान देना। नेक्स्ट नेक्स्ट यहाँ लिखे ऐसा, the apparent position star of the star keeps on changing, keeps on changing due to the motion of various atmospheric various atmospheric air, air density, temperature, एक्सेट्रा। आगे बात समझ में, ठीक है। तो बेसिकली आपका जो अपेरेंट पोजीशन है स्टार का, ये जो अपेरेंट पोजीशन है ये बेसिकली ना चेंज होते रहता है, हर बार क्या होते जाता है, फ्लक्चुएट करते जाता है, चेंज होते जाता है। क्यों चेंज होता है, ध्यान देना, क्योंकि आपका यहाँ पे जो एयर की डेंसिटी है, ठीक है, जो आपका एटमॉस्फेयर का, बेसिकली एटमॉस्फेयर में बहुत सारे गैसेस प्रेजेंट है। अब वो गैसेस यार एक जगह स्टेडी तो है नहीं, रुके हुए तो है नहीं, मूव कर रहे हैं रैंडमली। यार ये बात समझना, ठीक है। तो बेसिकली वो क्या कर रहे हैं, मूव करते जा रहे हैं, ठीक है। एज अ रिजल्ट आपका टेम्परेचर भी चेंज होते जा रहा है, ठीक है। एज अ रिजल्ट क्या होता है, आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, कौन सा इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वो चेंज होते जाता है। क्या होते जाता है, चेंज हो जाता है। यहाँ पे लिखिए ऐसा, एज अ रिजल्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स also changes continuously, ठीक है। तो बेसिकली एज अ रिजल्ट क्या हो रहा है, आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बेसिकली क्या हो रहा है, चेंज होते जा रहा है कि नहीं, चेंज होते जा रहा है, ठीक है। ऑलराइट, हेंस हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो पोजीशन है स्टार का, जो आपका ब्राइटनेस है स्टार का, वो भी क्या हो जाता है, चेंज होते जाता है। इसीलिए हमको स्टार बेसिकली अपियर होता है कि वो ट्विंकल कर रहा है। आ रही बात समझ में, ठीक है। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, लिखिए यहाँ पे, बिकॉज ऑफ दिस position of star and its brightness and its also changes। आगे बात समझ, हेंस आपका जो आपका स्टार है वो क्या होते जाता है, ट्विंकल करते जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लिखना है। आगे बात समझ में, ठीक है। ऑलराइट, तो अगर आप इसे लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो। फिर हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ठीक है।
आइए अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, दैट इज व्हाई अ प्लैनेट डज नॉट ट्विंकल। यार बेसिकली हमारा जो स्टार होता है, हमें पता है यार हमारा स्टार बेसिकली ट्विंकल करता है कि नहीं। तो उसी तरीके से हमारे जो प्लैनेट्स होते हैं तो यार वो क्यों नहीं ट्विंकल करते, उसके पीछे का क्या रीजन है, आइए उसको वन बाय वन समझते हैं। ठीक है, तो यार यहाँ पे लिखिए ऐसे सबसे पहले कि जो हमारा प्लैनेट होता है, ध्यान देना, तो हमारा प्लैनेट होता है, यहाँ लिखिए प्लैनेट्स आर planets are much closer, much closer to us as compared to, as compared to stars। अरे बात सुन में, ठीक है। तो अगर आप बेसिकली स्टार्स को स्टार से कंपेयर करोगे प्लैनेट्स को, अगर आप प्लैनेट्स को स्टार से कंपेयर करोगे, ठीक है, तो यार बेसिकली प्लैनेट्स जो है ना बेसिकली हमारे अर्थ के बहुत ही पास में है। ठीक है, उनका जो डिस्टेंस है बहुत ही पास में है कंपेयर टू स्टार। जो हमारा स्टार होता है बहुत ही दूर होता है, बहुत ही फार अवे रहता है। अरे बात सुनिए, ठीक है। पहला ये रीजन है कि आपका जो प्लैनेट है हमारे अर्थ के सरफेस से बहुत ही क्लोजर है। अरे बात सुनिए, आगे समझो और क्या होता है कि देयरफॉर, देखिए यहाँ पे देयरफॉर they do not appear, not as point source but appear as collection of point source, collection of point source। आगे बात सुनो, ठीक है। so they appear as collection of point sources, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे देखना ध्यान से कि जो हमारा प्लैनेट्स है वो बहुत ही क्लोज होता है एज कम्पेयर टू स्टार्स। सेकेंडली देयरफॉर यहाँ पे क्या होता है, देयरफॉर दे डू नॉट अपीयर एज पॉइंट सोर्स बट अपीयर एज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट सोर्स। आगे बात समझिए, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट सोर्सेस। आगे बात समझिए, ठीक है। ऑलराइट, आगे क्या लिखेंगे ध्यान देना यहाँ पे, और क्या होता है, ड्यू टू चेंजेस इन atmospheric refractive index, atmospheric refractive index, the position of position and brightness of individual point source individual changes continuously but average position and brightness of collection of point source remains same, hence planet does not appear to be twinkling। अरे बात सुनिए,
ठीक है, तो दिस इज द रीजन। आ रही बात समझ में? ठीक है, ऑलराइट। तो इस तरीके से आपको लिखना है, एक बार रीड करते हैं कि ड्यू टू द चेंजेस इन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स द पोजीशन एंड ब्राइटनेस ऑफ इंडिविजुअल पॉइंट सोर्स चेंजेस कंटिन्यूअसली। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली आपका चेंज हो रहा है कंटिन्यूअसली, बट एवरेज पोजीशन एंड ब्राइटनेस ऑफ कलेक्शन ऑफ पॉइंट सोर्स रिमेन सेम। मतलब आप अगर इंडिविजुअल पॉइंट सोर्स की बात करो, जो कि स्टार के केस में था, है कि नहीं, सो वो बेसिकली चेंज हो रहा है, नो डाउट, बट प्लैनेट क्या है? कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल पॉइंट सोर्सेस। ठीक है, क्योंकि वो बहुत ही क्लोज है ना यार, कम ऑन, कहाँ है वो? बहुत ही पास में है। ठीक है, तो दैट इज द रीजन जो आपका एवरेज पोजीशन है और जो ब्राइटनेस है, ठीक है, तो वो बेसिकली क्या होता है? कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स उसका चेंज नहीं होता। ठीक है, सो दैट्स व्हाई प्लैनेट जो है बेसिकली दे डज नॉट अपीयर टू बी ट्विंकलिंग। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लिखना है। आई होप आपको समझ में आए कैसे करना है। ठीक है, अगर आप इसे लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो। फिर हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ठीक है, आइए अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, दैट इज इफेक्ट्स ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। क्या होता है इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन? आइए वन बाय वन समझते हैं। ठीक है, तो वैसे हमें दो जगह देखना है। सबसे पहले हम बात करेंगे सनराइज के बारे में और उसके बाद हम देखेंगे सनसेट के बारे में। ठीक है, ऑलराइट, किस तरीके से एटमॉस्फेयर के लेयर्स बेसिकली अफेक्ट करते हैं, आइए इसको वन बाय वन समझते हैं। तो इस तरीके से मैंने ऑलरेडी आपके लिए डायग्राम बना रखा है, दे रखा है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले हम सनराइज की बात कर रहे हैं। यहाँ देखो क्या हो रहा है, ये हमारा अर्थ सरफेस है। ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं हमारा सन का पोजीशन है, ये रियल पोजीशन है। ठीक, अब एक्चुअली में हो क्या रहा है, हमें पता है कि हमारा जो अर्थ है, ठीक है, उसके बेसिकली बहुत सारे एटमॉस्फेयर से सराउंडेड है। ये सुनो, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एटमॉस्फेयर से क्या है, सराउंडेड है। जैसे कि हमारा कौन कौन से स्फीयर्स है? ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, एक्सोस्फियर, मेसोस्फियर। ये सुनो, ये सारे स्फीयर्स है, यानी ये सारे लेयर्स है, एटमॉस्फेरिक लेयर्स है। ठीक, और ये सारे लेयर्स का डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स का डिफरेंट डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। यस, ऑलराइट। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनका अलग है, सो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर इन लोग का अलग है, लाइट रेस क्या होती जाएंगी? बेंड होती जाएंगी। यस सुनो, है कि नहीं? मतलब लाइट रेस क्या होती जाएंगी? एक लेयर से दूसरे लेयर में बेंड होती जाएंगी, या तो टुवर्ड्स नॉर्मल होंगी या तो अवे फ्रॉम नॉर्मल। वो डिपेंड करेगा, है कि नहीं, कौन से लेयर से कौन से लेयर में जा रहे हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे देखो, मान लेते हैं यहाँ पे हमारा सन का रियल पोजीशन, ये क्या है? नाउ दिस इज रियल पोजीशन, वेरी गुड। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो रहा है? लाइट रेस आ रही है। क्या हो रही है? लाइट रेस आ रही है। अब मान लेते हैं पहला लेयर जो है, यहाँ से लाइट रेस पास की। ठीक, अब पहले लेयर से देखो, यहाँ से दूसरे लेयर में गई, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो गया, तो लाइट रेस क्या हो गई? बेंड हो गई। क्या हो गई? क्या हो गई? बेंड हो गई। ठीक है, ऑलराइट। अब सेकंड लेयर से थर्ड लेयर में जा रही है, तो यहाँ पे भी क्या होता है? सो ऑन, बेंड होते गए, बेंड होते गई। अच्छा, अब मान लेते हैं करेंटली यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर खड़ा है, अर्थ के सरफेस पे कोई ऑब्जर्वर खड़ा है। अब वो क्या कर रहा है कि यहाँ से लाइट रेस को ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, तो उसको बेसिकली सन थोड़ी ना यहाँ पे दिखेगा, उसको थोड़ी ना मालूम है लाइट रेस बेंड होके आ रही है। यस और नो, उसको ये लेयर्स एटमॉस्फेयर के थोड़ी ना अपने नेकेड आई से दिख रहे हैं। नो, है कि नहीं? आ रही बात समझ? तो उसको क्या लगेगा? उसको एक फॉल्स इमेज दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? कमान, क्या दिखाई देगा? एक फॉल्स इमेज, यानी एक अपेरेंट इमेज दिखाई देगा। किसका? सन का दिखाई देगा। ठीक है, ऑलराइट। तो उसको क्या लगेगा? जो यहाँ पे ऑब्जर्वर होगा उसको लगेगा कि अरे ये लाइट रेस तो यहाँ से आ रही है। ठीक है, तो उसके आईज को, उसके नेकेड आईज को बेसिकली क्या दिखाई देगा? ये जो इसका इमेज, सन का इमेज कहाँ दिखाई देगा? ये इसके कुछ डिस्टेंस ऊपर दिखाई देगा, कुछ डिस्टेंस ऊपर नजर आएगा। आ रही बात समझ में? ठीक है, ऑलराइट। तो इस केस में हम बोलते हैं सनराइज हो रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? देखो ध्यान से, यहाँ पे तो यहाँ लिखे है ऐसा, ड्यूरिंग सनराइज the appearance of during sunrise the appearance of sun, the appearance of sun is above the horizon, above the horizon। अरे बात समझ में? ठीक है, तो यार सनराइज के टाइम पे जब सूर्य उदय होता है, ठीक है, तो इन दैट केस जो सन जो है आपका, है कि नहीं, वो हमें होराइजन के ऊपर नजर आ रहा है। कहाँ नजर आ रहा है? होराइजन के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है? ड्यूरिंग सनराइज द अपीयरेंस ऑफ सन इज अबाउ द होराइजन। अरे बात समझ? ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? जस्ट बिकॉज, यहाँ पे और लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं, ऐसा क्यों हुआ? जस्ट बिकॉज यहाँ पे क्या है हमारा बेसिकली, जो अर्थ के सरफेस पे बहुत सारे एटमॉस्फेरिक लेयर्स हैं, तो उनकी वजह से क्या हो रहा है? वहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है। क्या होते जा रहा है? रिफ्रैक्शन होती है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? देखिए यहाँ पे, इट इज बिकॉज, इट इज बिकॉज, ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज when sun rays, when
sun rays enter. Now this word is very important. ये enter कर रही है, क्या कर रही है? Enter. ठीक है? So when sun rays enter into the earth's surface, into the earth surface, it follows a curved path due to atmospheric refraction. अरे बात सुन, आगे बात समझना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है? इट इज बिकॉज व्हेन द सन रेज एंटर इनटू द अर्थ सरफेस इट फॉलोज अ कर्व पाथ ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? बहुत सारे एटमॉस्फेयर के लेयर्स हैं, ये सारे क्या करेंगे? बेंड करते जाएंगे लाइट रेज को। ये सुनो, बेंड करते जाएंगे तो लाइट रेज का जो एक्चुअल पाथ है, जो कि स्ट्रेट लाइन में होता है, लेकिन हमें पता है लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? मीडियम चेंज होते जा रहा है, यानी क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन होते जा रहा है, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट क्या हो रहा है? ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन आपका जो सन रेज जो एंटर कर रही है अर्थ के सरफेस में, वो एक कर्व पाथ को फॉलो करती है। सारी बात समझे, ठीक है। और आगे क्या लिख सकते हैं? Thus we see the sun even before it emerges above the होराइजन। अरे बात समझ में, ठीक है। तो इसलिए आपको क्या हो रहा है? सन जो है पहले ही नजर आ रहा है। अरे बात समझ में, ठीक है। ड्यू टू दिस एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, दिस वर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अरे बात समझ। अब देखो ध्यान से, सनसेट में क्या होगा? ऑलमोस्ट सेम ही फिनोमिना होता है कि नहीं? जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है? सन हमें ऊपर नजर आ रहा है, तो सनसेट में भी ऊपर ही नजर आएगा, ठीक है। देखो ध्यान से, यहाँ सन नीचे जा चुका है, लेकिन फिर भी हमें सन कहाँ एक्चुअल में कहाँ नजर आ रहा है? और के ऊपर नजर आ रहा है, ठीक है। क्या होता है यहाँ पे फिनोमिना? आइए इसको समझते हैं। तो यहाँ लिखिए सबसे पहले, ऑलमोस्ट सेम ही फिनोमिना होता है, लेकिन होगा क्या? लिखना क्या? देखो ध्यान से, ड्यूरिंग सनसेट the appearance of sun is above the horizon। अरे बात सुन, तो सन यहाँ पे भी क्या होगा? आपको होराइजन के ऊपर ही नजर आएगा, बट डिफरेंस क्या है? यहाँ पे सन आ रहा था, है कि नहीं? राइज कर रहा था, और यहाँ पे सेट होते जा रहा है, यानी क्या होते जा रहा है? सेट होते जा रहा है, ठीक है। और तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है? बट डिफरेंस कहाँ आएगा? ध्यान दे। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, क्या लिखोगे? सेकेंड पॉइंट लिखिए यहाँ पे। यहाँ क्या हो रहा था? यहाँ क्या हो रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा था कि सनरेज एंटर कर रही थी? यहाँ क्या होगा? सनरेज लीव करेंगे। हरी बात समझ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? इट इज बिकॉज when the sun rays leaves the earth's surface, it follows a curved path due to atmospheric refraction, atmospheric refraction, ठीक है। तो due to atmospheric refraction it follows a curved path।
अरे बात समझ में, यहाँ पे भी क्या होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हो रहा था, यहाँ पे भी क्या होगा, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। सो ऑलमोस्ट ये दोनों पॉइंट क्या है, सेम है, बट यहाँ डिफरेंस क्या है, लाइट रेज एंटर कर रही थी, यहाँ क्या करेगी, लीव करते जाएंगे। अरे बात समझ में, ठीक है। तो लास्ट पॉइंट क्या होगा, यहाँ पे आंसर देते, लास्ट पॉइंट क्या लिखोगे, we see the sun after goes below the horizon। अरे बात समझ में, तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है बेसिकली, यहाँ पे हमें सन सन एक्चुअल में क्या है, होराइजन के नीचे जा चुका है, यस और नो, ठीक है। सो होराइजन के बिलो जा चुका है, ठीक। और तो यही डिफरेंस है बेसिकली, यहाँ पे एंटर करके यहाँ पे क्या करेंगे, लीव करते जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। आई होप आपको समझ में आया कैसे करना है, ठीक है। अगर आप इसे लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो। फिर हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ठीक है। आइए अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, दैट इज डिस्पर्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो यार बेसिकली क्या होता है डिस्पर्शन ऑफ लाइट, आइए इसको वन बाय वन समझते हैं, ठीक है। तो यार इसको बेसिकली सबसे पहले डिफाइन करते हैं क्या होता है डिस्पर्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो यार इसको यहाँ पे लिखे ऐसा कि द द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ white light into its component color, है कि नहीं, component colors while passing through a glass prism is called, क्या बोलते हैं भाई, called the dispersion of लाइट। अरे बात समझ में, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बेसिकली क्या करना है, डिफाइन करना है। अरे बात समझ में, एक बार डेफिनेशन रीड करते हैं, क्या दिया कि द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स while passing through a glass prism is called the dispersion of light। अरे बात सुनिए, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे समझते हैं इसको वन बाय वन, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट प्रिज्म कंसीडर कर लेते हैं, ग्लास प्रिज्म, ठीक है। तो बेसिकली इस तरीके से हमारा ग्लास प्रिज्म होता है, देखो मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है। सो इस तरीके से बेसिकली थोड़ा सा ऐसे रहता है कि नहीं, अरे बात समझ, ठीक है। तो ये क्या मान लेते हैं, क्या हमारा, व्हाट इज दिस इज नथिंग बट ग्लास प्रिज्म, ठीक है। ठीक है, क्या हमारा बेसिकली ग्लास प्रिज्म। अब यहाँ होगा क्या, ध्यान देना, इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हमारा बेसिकली लाइट रेज आ रही है, क्या आ रही है, कमॉन, क्या आ रही है हमारी, तो इस तरीके से हमारी व्हाइट लाइट आ रही है। कौन सी लाइट है हमारी, व्हाइट लाइट आ रही है, ठीक है। ओके, अब होगा क्या, देखना ध्यान से, यहाँ पे बेसिकली मीडियम चेंज हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, मीडियम चेंज हो गया, यानी यहाँ पे बेसिकली क्या होगा कि आपकी जो लाइट रेज है ना, वो बेसिकली बेंड तो होंगी, यानी रिफ्रैक्शन हो रहा है, नो डाउट। अरे बात समझ में, ठीक है। बट अपार्ट फ्रॉम रिफ्रैक्शन, यहाँ पे ना ये जो व्हाइट लाइट है ना, अपने बेसिकली कंपोनेंट कलर्स में यानी कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में बेसिकली क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, यानी कि वो जिस जिस कलर से मिलके बना है। अरे बात सुनना, ठीक है। हमें जैसे कि पता है जो हमारा व्हाइट लाइट होता है वो बेसिकली 7 कलर से मिलके बना होता है कि नहीं, क्योंकि हमारे 7 कलर्स बेसिकली विबग्योर के फॉर्म में होते हैं, है कि नहीं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। अरे बात समझ में, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे कलर्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा बेसिकली, आपका रेज, लाइट रेज बेसिकली सबसे पहले क्या होंगे, बेंड हो जाएंगे, क्योंकि मीडियम क्या हो रहा है, चेंज होते जा रहा है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे कैच क्या है ये समझो,
जो आपकी जो 7 कलर्स है, यानी यहाँ जो आपके व्हाइट लाइट के कलर्स है कि नहीं? सबसे पहली बात कौन कौन से कलर से मिलकर बना? विबग्योर से बना। आ रही बात समझ में? ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका बेंडिंग है, अब जितने भी आपके कलर्स है सबका एक स्पेसिफिक वेवलेंथ होता है। सबका क्या होता है? स्पेसिफिक वेवलेंथ होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यार बेसिकली जो आपका रेड वाला है, रेड रेड कलर है, उसका वेवलेंथ अलग है। आ रही बात समझ में? ठीक है। ब्लू वाला है उसका अलग है, येलो वाला, ऐसे सारे 7 कलर्स का वेवलेंथ क्या है? अलग अलग है। आ रही बात समझ में? ठीक है। ऑलराइट, तो यहाँ पे जो बेंडिंग हो रहा है, जो आपकी लाइट रे जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, जो बेंड हो जा रही है कि नहीं? तो बेंड होंगी ना, तो बेसिकली वो बेंडिंग किस पे डिपेंड करेगा? उनके स्पेसिफिक वेवलेंथ पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है? वेवलेंथ पे। आ रही बात समझ में? ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली एक पैटर्न नजर आता है। ठीक है। पैटर्न क्या है? ध्यान देना कि आपकी जो वेवलेंथ है, जैसे कि आपका जो बेंडिंग है यानी रिफ्रैक्शन जो है, रिफ्रैक्शन उस कलर का ज्यादा होगा। ध्यान देना, रिफ्रैक्शन उस कलर का ज्यादा होगा जहां पर आपका वेवलेंथ क्या हो? कम हो। आ रही बात समझ में? ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे आपके रेड कलर है, टॉप पे क्या आता है आपका? रेड। नीचे क्या आता है आपका? वायलेट। आ रही बात सुनना। ठीक है। तो देखो ध्यान से, रेड कलर जो है ये ना मिनिमम यानी बहुत ही कम बेंड होता है, यानी लीस्ट बेंड होता है। वाइल जो आपका वायलेट कलर है ये क्या होता है? मैक्सिमम बेंड होता है। आ रही बात समझ में? ठीक है। तो यहाँ पे आपकी जो कलर्स हैं, लाइट रेस की कलर्स हैं, आ रही बात सुन, मैंने आपके लिए शॉर्ट में लिख रखा है। ठीक है। यहाँ पे आपके सारे सारे कलर्स आएंगे। ठीक है। ऑलराइट, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे होगा क्या? यहाँ से बेसिकली जाने के बाद फिर से मीडियम चेंज हो जाएगा, है कि नहीं? इसको थोड़ा सा यहाँ पे लिखो। अब यहाँ पे क्या होगा? अब ये डेंसर मीडियम हो गया। फिर ये मान लेते हैं हमारा रेयर मीडियम। कौन सा मीडियम? रेयर मीडियम। ये आपका डेंसर मीडियम। ठीक है। ऑलराइट, अब देखो ध्यान से, यहाँ से भी बाहर जब लाइट रेस जाएंगी तो ये बेसिकली क्या हो जाती है? इस तरीके से रिफ्रैक्ट हो जाएंगी, है कि नहीं? क्योंकि फिर से मीडियम चेंज हो जा रहा है। आ रही बात समझ में? ठीक है। ऑलराइट, तो इसको लिखिए इसका इस तरीके से। ठीक है। ये पॉइंट क्या है आपका? ये कौन सा कलर है आपका? वायलेट। ठीक है। इस तरीके से अब यहाँ हो क्या रहा है? ध्यान देना। सो अल्टीमेटली यहाँ पे आपकी बीम ऑफ रेज आ रही है। ठीक है। आपके बहुत डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आ रहे हैं। ठीक है। और इस तरीके से आपको यहाँ पे रेनबो का कलर्स, आपको 7 कलर्स दिखाई देंगे। आगे बात समझो। ठीक है। ऑलराइट, तो इस तरीके से आपको एक कलर्स दिखाई देंगे। ठीक है। यहाँ पे आपका रेड ही रहने वाला है और ये क्या रहने वाला है? वायलेट। ठीक। ऑलराइट, लेकिन यहाँ पे हमको क्या समझ में आ रहा है? यहाँ पे हमको ये समझ में आ रहा है कि आपका जो जो व्हाइट लाइट है ये बेसिकली क्या हो रहा है? अपने 7 कलर्स में क्या होते जा रहा है? अपने कॉम्पोनेंट कलर्स में बेसिकली क्या होते जा रहा है? सेपरेट होते जा रहे हैं, स्प्लिट होते जा रहे हैं। क्या होते जा रहे हैं? स्प्लिट होते जा रहे हैं। अरे बात समझ में? ठीक है। ऑलराइट, आप इसको अगर ऐसे भी रखोगे तो भी चलेगा, नो डाउट। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आपके कलर जो है आगे बेसिकली क्या होते जाएंगे? मूव करते जाएंगे। ठीक है। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमको क्लियर कट समझ में आ रहा है कि डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या होता है। ठीक है। ऑलराइट, तो देखो ध्यान से, यहाँ पे ना आपको ये सारे कलर्स का स्पेक्ट्रम नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है? स्पेक्ट्रम। मतलब यहाँ पे देखो ध्यान से, आपके कलर जो है, ठीक है, पूरे पैटर्न में। अब यहाँ पे देखो, मैं आपके लिए लिख देता हूँ। बेसिकली सबसे पहला ये जो एक्सपेरिमेंट था ग्लास प्रिज्म के थ्रू व्हाइट लाइट को किसने पास किया था? एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम आई होप आपको सबको पता ही है, लेकिन उनका नाम था सर आइजैक न्यूटन। क्या था? यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग। सबसे पहला एक फिनोमिना किसने आइडेंटिफाई किया था? दैट इज सर आइजैक न्यूटन। ठीक है। सर आइजैक न्यूटन। ठीक। ऑलराइट, यहाँ पे लिखिए ऐसा। ठीक है। सबसे पहला बेसिकली इन्होंने ये एक्टिविटी बेसिकली सबके सामने प्रेजेंट किया था, मतलब इसको परफॉर्म किया था। ठीक है। ऑलराइट, अब यहाँ पे हमको क्या समझ में आता है कि जो आपके विबग्योस, जो आपके कलर्स है, ठीक है, ध्यान देना, जो आपके विबग्योस जो कलर है यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, दैट इज ठीक है। तो इस तरीके से आपके विबग्योस के कलर्स होते हैं। अब यहाँ होगा क्या? ध्यान देना कि आपका जो ये वाला वेवलेंथ है, ध्यान देना इसका, तो वॉयलेट जो है, वॉयलेट कलर जो है, इसका वेवलेंथ ना बेसिकली सबसे मिनिमम होता है, यानी इसका वेवलेंथ क्या था? कम होता है। कितना होता है इसका वेवलेंथ? बेसिकली 400 नैनोमीटर्स के अराउंड होता है। आपको आई होप नैनोमीटर्स तो पता ही है कि नहीं? ऑलराइट, नेक्स्ट, अब आपको देखो ध्यान से, ये जो रेड कलर है इसका वेवलेंथ कहाँ से कहाँ होता है? ये बेसिकली 700 नैनोमीटर के आसपास होता है। आ रही बात सुनिए। ठीक है। कहाँ तक होता है? 700 नैनोमीटर। ठीक है। तो जो भी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, ठीक है, अगर वो आपके इस रेंज में आ रही है, यानी 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर की रेंज में आ रही है, तो हम उनको बेसिकली विजिबल लाइट रेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विजिबल लाइट। ठीक है।
तो इनको बेसिकली हम इस पूरे रेंज को, ये इसके अंदर भी और भी आएंगे, अरे बात समझ में, ठीक है। तो इस पूरे को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं हम लोग, विजिबल लाइट। क्या बोलते हैं, विजिबल, इसको हम बोलते हैं विजिबल लाइट। मतलब ये हमारी जो आईज है कि नहीं, हमारी जो आईज है बेसिकली इस रेंज की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को बेसिकली देख सकती है, आधी बात समझ में, यानी सेंस कर सकती है, ठीक है। ऑलराइट, तो ये बेसिकली इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने बोला आपको बताना चाहिए। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे हो क्या रहा है, ध्यान देना। जो आपका वायलेट कलर है कि नहीं, वायलेट वाला, ये बेसिकली देखो ज्यादा मैक्सिमम बेंड हो रहा है, यानी ये बेंड कितना होता है, ये बेंड मोर होता है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ये ज्यादा डिविएट हो रहा है। क्या हो रहा है, ये डिविएट ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हो हम लोग बेंड्स मोर, आ रही बात समझ में, ठीक है। तो वायलेट कलर आपका बेसिकली ज्यादा बेंड हो रहा है, यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पे ये क्या होता है, ये बेसिकली बेंड ज्यादा बेंड होता है, ठीक है। तो बेंड्स मोर, यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो आपका देखो ध्यान से, जो रेड वाला है वो कम बेंड हो रहा है कि नहीं, मतलब मिनिमम बेंड हो रहा है, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, बेंड्स लेस, ठीक है। इस तरीके से आप लिख सकते हो, इंपॉर्टेंट है, लीस्ट लिख सकते हो, ठीक है। ऑलराइट, तो इस तरीके से आपको नोट करना है। आई होप आपको समझ में आया डिस्पर्शन ऑफ लाइट में हो क्या रहा है, ठीक है। अगर आप इसे लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो, फिर हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ठीक है। आइए अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, दैट इज पार्शियल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो क्या होता है पार्शियल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, आइए इसको वन बाय वन समझते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमें डायग्राम दे रखा है, आई नो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा डायग्राम दे रखा है, बट डोंट वरी, इसको इजीली हम लोग क्या करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे, ठीक है। ऑलराइट, तो यहाँ पे देखो यहाँ से क्या दे रखा है, यहाँ पे मीडियम 1 दे रखा है जिसमें आपका एयर प्रेजेंट है, वाइल मीडियम 2 में आपका क्या प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है, ठीक है। ऑलराइट, अब अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पे देखो यहाँ से एक लाइट सोर्स दे रखा है, हमें क्या दे रखा है, लाइट सोर्स दे रखा है, जहाँ से बहुत सारी लाइट रेज बेसिकली एमिट हो रही है, क्या हो रही है, एमिट हो रही है। और वो जो आपका लाइट सोर्स है वो कहाँ प्रेजेंट है, डेंसर मीडियम, यानी कि आपका वाटर में प्रेजेंट है, ठीक है। ऑलराइट, अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे देखो यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ से जो लाइट रेज बेसिकली एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जा रही है, तो देखो यहाँ से ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, क्योंकि हमने क्या पढ़ रखा है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर लाइट रेज जाती हैं, ट्रैवल करती हैं, तो इन दैट केस बेसिकली क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। यस, ऑलराइट, तो देखो ध्यान से, यहाँ से ये वाटर था, यहाँ पे क्या है आपका एयर है, तो देखो ध्यान से ये वाला जो रेज है, ऊपर वाली रेज है, सो दैट इज नथिंग बट योर रिफ्रैक्टेड रे। कौन सा रे, रिफ्रैक्टेड रे। अच्छा, जो अंदर की तरफ जो आ रही है, जो देखो यहाँ से डैश डैश लाइन जो आपको दिख रहा है, ठीक है, तो ये क्या है बेसिकली, ये पार्शियल रिफ्लेक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे, पार्शियल रिफ्लेक्शन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, डोंट वरी, इसको हम लोग इजीली समझेंगे, ठीक है। ऑलराइट, तो पहले पार्शियल रिफ्लेक्शन क्या होता है उसको डिफाइन करते हैं, क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, ठीक है। ऑलराइट, देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या होता है कि व्हेन लाइट रेज, व्हेन लाइट रेज travel from डेंसर मीडियम, देखो ध्यान से, यहाँ पे कौन सा मीडियम है, वाटर से ट्रैवल कर रहा है कि नहीं, तो ये क्या हो गया, डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, it gets पार्शली क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि कंप्लीटली नहीं हुआ है ना, ठीक है। पार्शली यहाँ पे लिखिए ऐसा, यस, पार्शली reflected, partially reflected in the denser medium, in the denser medium। आगे बात सुन, तो ये क्या हो रहा है कि कुछ लाइट रेज जो है, ठीक है, कुछ लाइट रेज जो है डेंसर मीडियम से बेसिकली क्या हो रही है, ट्रैवल कर रही है, कहाँ पे जा रही है, रेयर मीडियम में जा रही है कि नहीं। और लेकिन जब रेयर मीडियम में जा रही है तो कुछ पार्ट जो है, कुछ बेसिकली पार्शियल पार्ट जो है वो क्या हो जा रहा है, रिफ्लेक्ट हो जा रहा है सेम मीडियम में। देखो से डेंसर से गई थी, डेंसर में ही आ गई है कि नहीं, तो यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज, यहाँ पे लिखिए ऐसा,
दिस इज नोन एज, क्या बोलते हैं भाई साहब, पार्शियल रिफ्लेक्शन। आ रही बात समझ में? ठीक है, बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है, आई होप आपको समझ में आया। ठीक है, फटाक से क्लिक कर गया होगा। ऑल राइट, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ क्या हो रहा है, और क्या क्या चीजें हो रही है कि कुछ पार्ट यानी पार्शियली क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया, और रेस्ट वाला पार्ट क्या होगा, वो तो रिफ्रैक्ट हो गया, है कि नहीं। देखो ध्यान से, वो दूसरे मीडियम में चले गया। ठीक है, तो बेसिकली रेस्ट ऑफ द लाइट रेस क्या हो गई, रिफ्रैक्ट हो गई। देखो ध्यान से, यहाँ से क्या हो जा रही है, रिफ्रैक्ट होती जा रही है। आ रही है बात समझ में? ठीक है, ऑल राइट। नेक्स्ट नेक्स्ट देखो ध्यान से, यहाँ पे हमें क्या पता है कि ये जो लाइट रेस अगर रिफ्रैक्ट हो रही है इस पॉइंट पे, अगर ये रिफ्रैक्ट हो रही है तो ये बेसिकली टुवर्ड्स द नॉर्मल हो रही है कि अवे फ्रॉम नॉर्मल हो रही है। देखो ध्यान से, ये हमारा क्या है, नॉर्मल। ये क्या है हमारा, नॉर्मल है कि नहीं, हमारा नॉर्मल। ठीक, अब देखो ध्यान से, नॉर्मल के दूर जा रही है यानी अवे फ्रॉम नॉर्मल। देखो ध्यान से, यहाँ पे पास में था, यहाँ दूर हो गया, यहाँ तो एकदम ही 90 डिग्री का एंगल हो गया। अरे बात समझ में? ठीक है, तो बेसिकली क्या हो रहा है, नॉर्मल से अवे हो जाके बेंड हो रही है, मतलब लाइट रेस क्या हो जा रही है, बेंड हो जा रही है। ये तो कंफर्म है, बट कहाँ बेंड हो रही है, अवे फ्रॉम नॉर्मल। यस, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि सेकेंड पॉइंट लिखिए यहाँ पे, लाइट रेस are bending अवे फ्रॉम नॉर्मल, है कि नहीं। यहाँ पे देखो ध्यान से, जो लाइट रेज बेंड हो रही है, अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हो रही है। यस, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सिंस लाइट रेज आर बेंडिंग अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल, यस, द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस दैट इज आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं। यस, ऑलराइट। तो देखो यहाँ से, यहाँ पे डिनोट किया गया है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आई इज smaller than angle of refraction, angle of refraction, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से किससे डिनोट करना है, दैट इज आर। आर बात सुनो, दिस आर। ठीक है, नाउ हमें क्या पता है, हमें पता है स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या बोलता है कि बेसिकली कि द रेशियो ऑफ साइन आई अपॉन साइन आर, यानी अगर आप रेशियो लोगे एंगल ऑफ इंसिडेंट अपॉन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का, तो बेसिकली वो क्या होगा, कांस्टेंट होता है। वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और वो इक्वल होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। ठीक है, ऑलराइट। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे कि अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, as the refractive index is constant, refractive index is constant, है कि नहीं। सो बेसिकली स्नेल्स लॉ क्या बोलता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट होता है। तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ाते जाओगे तो आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा, क्योंकि ओवरऑल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। यस, ऑलराइट। तो यहाँ पे क्या होगा, एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कांस्टेंट, if we increase if we increase the angle of incidence, यानी मैं डायरेक्ट शॉर्ट में आई लिख सकते हैं, है कि नहीं, angle of incidence, if we increase the angle of incidence, then angle of refraction, that is r, will also increase। आ रही बात समझ में, है कि नहीं। सो बेसिकली अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंट को बढ़ाते जाओगे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा, ताकि ओवरऑल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या रहे, कांस्टेंट रहे। आ रही बात समझ में, ठीक है। और अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि हम एंगल ऑफ इंसिडेंट को बढ़ाते जा रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या होते जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा, यानी बढ़ते जाएगा। ठीक, लेकिन यहाँ पे देखो एक इंपॉर्टेंट एंगल है, दैट इज
R equals to 90 डिग्री। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंगल, ध्यान देना। ऐसा इंसिडेंट एंगल जिसके लिए आपका जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो 90 डिग्री के अगर इक्वल हो जाता है, ऐसे एंगल को हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। एक बार और बोलते हैं, देखो ध्यान से, ऐसा इंसिडेंट एंगल, तो कौन सा इंसिडेंट एंगल है, फोर्थ वाले रे की बात कर रहे हैं हम लोग, देखो ध्यान से। तो इन दिस केस ये हमारा इंसिडेंट रे का जो एंगल होगा, ठीक है, इस एंगल को हम तब क्रिटिकल एंगल बोलेंगे जब हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू 90 डिग्रीज। अरे बात समझ में, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक पॉइंट लिख सकते हैं, लिखिए यहाँ पे ऐसा कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द incidence for which the angle of refraction, now this is very very important, the angle of refraction becomes, क्या हो जाना चाहिए, 90 डिग्री, is called, क्या बोलते हैं भाई साहब, that is nothing but your critical एंगल, ठीक है, याद रहेगा, यस। नेक्स्ट क्या दे रखा है, देखो ध्यान से। अब अगर आपने इंसिडेंट रे को और बढ़ाना चाहे, ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे बढ़ाया, आप ये बाउंड्री पे आ गए, यानी ये क्रिटिकल एंगल है। नाउ दिस इज वेरी वेरी क्रिटिकल पॉइंट। अगर आप इससे हल्का सा भी ज्यादा, एक एंगल भी, 1 डिग्री भी ज्यादा अगर आप इंक्रीज करते हो, किसको इंक्रीज कर रहे हो, इंसिडेंट एंगल, ठीक है। तो इसको अगर आप हल्का सा भी ज्यादा रिफ्रैक्ट करोगे, इंक्रीज करोगे, तो इन दैट केस जो आपकी जो रिफ्रैक्टेड रेज थी वो सेम ही मीडियम के अंदर आ जाएगी। देखो ध्यान से, यहाँ पर रिफ्लेक्शन पहले पार्शियल हो रहा था, क्या हो रहा था, पार्शियल, ठीक। बट यहाँ पे देखो ध्यान से क्या हो रहा है, अगर आपका इंसिडेंट एंगल 90 डिग्री यानी क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा है, यानी I इज ग्रेटर देन IC हम डिनोट करते हैं क्रिटिकल एंगल के लिए, इसके लिए क्रिटिकल एंगल के लिए। तो अगर आपका इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा है, सो इन दैट केस आपका कौन सा फिनोमेना टेक्स प्लेस होता है, दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि सारी की सारी लाइट रेज जो बाहर पहले कुछ रिफ्लेक्ट हो रही थी, कुछ रिफ्रैक्ट हो रही थी, यानी सारी रिफ्रैक्टेड रेज सेम मीडियम के अंदर क्या होगी, रिटर्न हो गई, यानी वापस आ गई। आगे बात समझ में, ठीक है। तो उस फिनोमिना को हम बोलते हैं दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी जिस मीडियम से लाइट रेज गई थी उसी मीडियम में, यानी सेम मीडियम में लाइट रेज बैक आ जाएंगी। अरे बात समझ में, यानी सारी लाइट रेज का टोटल इंटरनली क्या हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया। अरे बात समझ में, ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लिखिए यहाँ पे, इफ द angle of incidence is greater than the critical angle, है कि नहीं, if the angle of incidence is greater than critical angle, कौन सा एंगल, critical angle, then all the light rays returns back in the same medium, this is known as total internal reflection। क्या बोलते हैं, total internal reflection। अरे बात सुनिए, ठीक है। सो इस तरीके से डेफिनेशन है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। क्या दे रखा है,
if the angle of incidence is greater than the critical angle, then all the light rays return back in the same medium. This is known as total internal reflection. आई होप आपको क्लिक किया होगा क्या होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। और तो इस तरीके से लिखना है आपको, अगर आप इसे लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो। फिर हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ठीक है। आइए अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, दैट इज रेनबो, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है रेनबो, किस तरीके से रेनबो का फॉर्मेशन होता है, आइए उसको वन बाय वन समझते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने ऑलरेडी आपके लिए यहाँ पे डायग्राम दे रखा है। यहाँ पे बेसिकली हमको क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पे एक लड़का है कि नहीं, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो सन से जो लाइट रेज आ रही है, ठीक है, और यहाँ पे बेसिकली बारिश हो रही है। क्या हो रही है, क्या हो रही है, बारिश हो रही है, रेनी सीजन से, ठीक है। जो यहाँ पे जो सनलाइट है, ठीक है, और यहाँ पे क्या आपके वाटर ड्रॉपलेट्स हैं। बेसिकली वाटर ड्रॉपलेट्स यार यहाँ पे क्या एक्ट करते हैं, ऐसा प्रिज्म एक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो व्हाइट लाइट है ना, अपने याद करो हमने जब डिस्पर्शन ऑफ लाइट पढ़ा था, वहाँ पे बेसिकली व्हाइट लाइट जो कलर है, व्हाइट जो कलर है आपका, ठीक है, वो बेसिकली अपने कंपोनेंट कलर्स में यानी अपने बेसिकली कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता था, है कि नहीं। तो उस तरीके से यहाँ पे होगा, क्या होगा, आपका जो वाटर ड्रॉपलेट है ये एज अ ग्लास प्रिज्म एक्ट करने वाले, ठीक है। इसको वन बाय वन हम लोग डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से हमारे डे टू डे लाइफ में हम लोग रेनबो अक्सर देखते हैं, है कि नहीं। आप इसको अपने घर पे भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। ऑलराइट, तो एक्चुअल में होता कैसे, इसको डिफाइन करते हैं, फिर समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। ऑलराइट, तो क्या होता है रेनबो, बेसिकली यहाँ पे लिखिए ऐसा कि द कंबाइन इफेक्ट of effects of नेचुरल प्रोसेस, ठीक है। कुछ नेचुरल प्रोसेस होता है, कौन कौन से बताते हैं आपको। तो कंबाइंड इफेक्ट ऑफ नेचुरल प्रोसेस सच है, कौन कौन से नेचुरल प्रोसेस इसके अंदर होते हैं, वैसे कि आपके होते हैं, दैट इज रिफ्रैक्शन, लिखिए आप। और क्या होते हैं, डिस्पर्शन ऑफ लाइट यानी डिस्पर्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नाउ दिस वर्ड इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, तीनों नेचुरल प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं भाई साहब, रेनबो, ठीक है। तो बेसिकली आपको समझ में आया रेनबो कैसे फॉर्म होता है, क्या होता है, आ रही बात समझ में, ठीक है। तो इस तरीके से आप रेनबो को लिख सकते हो, ठीक है। और अब इसके अंदर एक्चुअल में क्या होता है, ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं यहाँ पे, ये ऐसा किस तरीके से प्रिज्म की तरह एक्ट करते हैं, ये उसको वन बाय वन समझते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपके लिए वाटर ड्रॉपलेट कंसिडर कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स है कि नहीं, इसको जूम करते हैं यहाँ पे, हुआ क्या, ध्यान देना, यहाँ ध्यान देना, हुआ क्या। बेसिकली अगर आप इसको जूम करोगे एक्चुअल में होता कैसे प्रोग्राम में, यहाँ पे हम इसको समझ सकते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं हमारे पास वाटर ड्रॉपलेट है, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से वाटर ड्रॉपलेट है, क्या है ये, बेसिकली लिखिए ऐसा, ठीक है। अब होगा क्या, ध्यान देना, होगा क्या, ध्यान देना। मान लेते हैं यहाँ से सन से जो लाइट रेज है, ठीक है, जो व्हाइट लाइट है वो आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है, इस तरीके से लाइट रेज आ रही है, ठीक है। ऑलराइट, अब ध्यान देना, होगा क्या, यहाँ पे जो व्हाइट लाइट रेज है ये बेंड हो जाएंगी, है कि नहीं। ये जो व्हाइट लाइट रेज है कि नहीं, ये क्या हो जाएंगी, बेंड हो जाएंगी। क्यों बेंड होंगी, ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। सबसे पहली बात क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है। ऑलराइट, अब ध्यान देना, यहाँ पे होगा क्या, रिफ्रैक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, कौन क्या हो रहा है, आपका रिफ्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। ऑलराइट, अब अपार्ट फ्रॉम रिफ्रैक्शन क्या हम लोग बोल सकते हैं कि यार यहाँ पे डिस्पर्शन भी हुआ है, बोल सकते हैं ना यार, कम ऑन, क्या बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, आपकी जो व्हाइट लाइट रेज है, ठीक है, वो अपने कंपोनेंट कलर्स में, आपकी कौन से कलर्स हैं, आपके यहाँ पे रेड होगा क्योंकि वो मिनिमम डेविएट करता है, ऐसे है कि नहीं, क्योंकि वो बेंड कम होता है। ऑलराइट, तो बेसिकली यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, हमें कैसे पता, तो बेसिकली याद करो,
जब हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ा था तो वहां पे हमने क्या देखा था कि यार कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए, कुछ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ इंसिडेंट एंगल के लिए जो आपका रिफ्रैक्टेड एंगल था वो क्या हो जाता था, इक्वल टू 90 डिग्री हो जाता था, जिसको हम लोग क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। याद है ना, उसको क्या बोलते थे, क्रिटिकल एंगल। अब अगर उस इंसिडेंट एंगल को हम हल्का सा भी इंक्रीज करते हैं तो आपकी जो रिफ्रैक्टेड रेज है वो सेम मीडियम में क्या हो जाती थी, रिफ्लेक्ट हो जाती थी। यार ये बात समझ, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ पे जो इंसिडेंट है आपकी, ठीक है, इनका जो वैल्यू है वो कुछ इस तरीके से है कि जो आपका रिफ्रैक्टेड रेज है, ठीक है, वो सेम मीडियम में क्या हो जा रही है, रिफ्लेक्ट हो जा रही है, ठीक है। तो इस फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते थे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, ध्यान देना, इस तरीके से होगा। ये लाइट रेज बेसिकली इस तरीके से बेंड हो जाएंगे, सारी बात समझना, ठीक है। ऑलराइट, और ये जो आपकी ये वाली लाइट रेज है ये कुछ इस तरीके से आ रही है, ठीक है। और अब यहाँ क्या होगा, ध्यान देना, ये जो आपकी रेड वाली लाइट है कि नहीं। अब यहाँ देखो मीडियम फिर से चेंज हो रहा है, जैसे अंदर क्या आपका वाटर ड्रॉपलेट है यानी ये डेंसर मीडियम, बाहर आएंगी ये जो लाइट रेस है, ठीक है, बाहर रेडर मीडियम, तो फिर से क्या हो जाएंगी, बेंड हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, बेंड हो जाएंगी, है कि नहीं। तो इस तरीके से आपकी ये लाइट रेस आ रही है, ठीक है। और तो आपको बेसिकली यहाँ पे समझ में आ रहा है, ठीक है, इस तरीके से होगा। ये कौन सी रेज होंगी, रेड, और ये क्या आपकी वाली, ठीक है, इस तरीके से आपका होगा। और यहाँ पे आपको ये बेसिकली क्या नजर आएगा, रेनबो नजर आएगा, ठीक है। ऑलराइट, तो इस तरीके से आपका बेसिकली क्या हो रहा है, रेनबो का फॉर्मेशन हो रहा है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या थी आपकी, ये व्हाइट लाइट है, कौन सी लाइट है, बेसिकली ये व्हाइट लाइट है आपकी, ठीक है। ध्यान देना, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो व्हाइट लाइट है जब ये वाटर ड्रॉपलेट में बेसिकली पास कर रही है, तो व्हाइट लाइट जो है ना, ये वाटर ड्रॉपलेट जो है प्रिज्म की तरह एक्ट कर रहा है, किसकी तरह एक्ट कर रहा है, प्रिज्म की तरह। यानी यहाँ पे देखो ध्यान से, आपकी जो यहाँ पे मान लो मैं 3 पॉइंट यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, जैसे यहाँ पे आपका ये 1, यहाँ पे आपका 2, और यहाँ पे मान लेते हैं हमारा एक पॉइंट है बेसिकली 3, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको आ सकता है कि मान लो इस तरीके से आपको डायग्राम दिया है, ठीक है, और ये सारे पॉइंट्स आपको लेबल करने के लिए बोला है, तो आप क्या मार्क कर सकते हो, आपको पता है 1 पे, यहाँ पे 1 पे क्या हो रहा है, बेसिकली 1 के ऊपर क्या हो रहा है आपका, दैट इज डिस्पर्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, डिस्पर्शन, है कि नहीं। आप यहाँ लिख सकते हो डिस्पर्शन। ऑलराइट, देखो यार 1 पे खाली डिस्पर्शन बोलना करेक्ट नहीं है कि, क्योंकि यहाँ पे देखो रिफ्रैक्शन भी हो रहा है कि नहीं। अगर आप मान लो आपका मन कर रहा है रिफ्रैक्शन लिखने का, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, है कि नहीं। तो आप रिफ्रैक्शन भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे और क्या हो रहा है, एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो आप दोनों में से कुछ भी लिखोगे चलेगा, अगर डिस्पर्शन लिखते हो तो ज्यादा प्रायोरिटी रहती है उसकी, है कि नहीं। और क्योंकि यहाँ पे देखो 7 कलर्स में मतलब क्या हो रही है, स्प्लिट हो जा रही है कि नहीं, तो उसका ज्यादा वेटेज ध्यान देना। अच्छा, सेकंड पॉइंट पे क्या हो रहा है, ध्यान देना, सेकंड पॉइंट पे क्या हो रहा है, आपकी जो लाइट रेज आई है जितने एंगल पे आई है उतने ही एंगल पे क्या हो गए, रिफ्लेक्ट हो गई, यानी यहाँ पे क्या हुआ आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कमान क्या हुआ आपका, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। ऑलराइट, अब थर्ड पे क्या हो रहा है, नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। थर्ड पे देखो ध्यान से, आपका ये डेंसर मीडियम है, ये रेरर मीडियम, यानी आपका क्या हो रहा है, मीडियम चेंज मतलब क्या, रिफ्रैक्शन, क्या लिखोगे, रिफ्रैक्शन। यहाँ क्या लिख सकते हो, रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लिखना है। आई होप आपको समझ में आया रेनबो के अंदर कौन कौन से फिनोमिना होते हैं, ठीक है। ऑलराइट, अगर आप इसे लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो। फिर हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ठीक है। ऑलराइट डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही। आज हमने बात किया डिस्पर्शन ऑफ लाइट के बारे में, उसके बाद हमने देखा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। आई होप आपको सारे कंसेप्ट समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हमारा न्यू चैप्टर, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।